6 जनवरी 2010 नया साल शुरू हो जाता है और उस नए साल के पहले 4 दिनों में ऐसा क्या हो जाता है जो अगले 14 साल तक चेंज नहीं हो सकता। आइए उसी तारीख में आपको लेकर जाते हैं हम। ये आंखें आप देख रहे हैं, इन आंखों में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या इन आंखों में आपको सहरा नजर आ रहा है? क्या इन आंखों में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग आपको नजर आ रही है? या क्या इन आंखों में 3 नस्लों की मेहनत नजर आ रही है? ये है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो कि उस वक्त के दुबई के रूलर थे और अभी भी रूलर है। और ये ओपनिंग करने जा रहे हैं बुर्ज दुबई की। बुर्ज दुबई 6 साल की बड़ी मेहनत के साथ बन के तैयार हो चुका है और अब इसकी ओपनिंग होने जा रही है। और इसकी ओपनिंग में इनका नाम दिया गया है बुर्ज खलीफा, जो कि इनके शेख खलीफा बिन जायद के नाम पर है। और ये अब दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है और बिल्डिंग 14 साल हो चुके हैं इसको बने हुए और अभी तक इसका कोई कंपटीशन नहीं है। 6 साल मेहनत लगी रही है इस पर और डे नाइट वर्क चलता रहे और इतने बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े और वो सारे चैलेंजेस फेस करने के बावजूद इतनी बड़ी बिल्डिंग जो कि आज तक 14 साल में कोई दूसरा बना नहीं सका। तो क्या है इसकी सीक्रेट और दुबई क्या था, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल ठाकिर मलिक। दुबई की सक्सेस से तो सभी वाकिफ है, लेकिन दुबई असल में था क्या पहले ये जान लेते हैं। दुबई 18th सेंचुरी में एक फिशिंग विलेज था, यानी कि मछुआरों का एक गांव हुआ करता था और उसमें मछुआरे ही रहते थे जो मछलियां पकड़ते थे। और उनकी दुबई की मोस्टली इकोनॉमी जो थी वो मछलियों पर डिपेंड करती थी। ये लोग क्योंकि समंदर के करीब थे, वहाँ से मछलियां पकड़ कर ये बेच देते थे और इसी पर इनका गुजारा होता था। और दुबई कोई खासा अच्छा मुल्क नहीं था, ये सहराई शहर था यहाँ पर और कुछ भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी अंटिल 1966 में दुबई में निकल आता है ऑयल और दुबई की वहाँ से किस्मत ही बदल जाती है। दुबई की 1969 में पहली ऑयल एक्सपोर्ट होती है और उस एक्सपोर्ट से दुबई के जो भी पैसा आता है वो दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया जाता है, बल्कि ना कि इसे सेविंग के लिए रख लिया जाता है। और ये सबसे बड़ा बोल्ड मूव शुरू हो जाता है। दुबई की सक्सेस को हम अगर 3 जनरेशन में देख ले तो ये गलत ना होगा। दुबई की सक्सेस की अगर 3 जनरेशन से पहली जनरेशन करें हम बात, तो वो थे राशिद बिन मखदूम और उसके बाद जो अगली जनरेशन थी वो थी मखदूम बिन राशिद, जो कि उन्हीं के बेटे थे। और तीसरी जनरेशन जो कि आज चल रही है वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो कि उनके भाई हैं मखदूम बिन राशिद के और बेटे हैं राशिद बिन मखदूम के। और दुबई के तीनों रूलर्स ने दुबई में दिन रात मेहनत करके इसको हब बना दिया, टूरिस्ट हब। और इसमें सारे जो इंटरनेशनल वर्कर्स वो आते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं और अपने मोस्टली इवेंट्स दुबई में करते हैं। दुबई में अगर हमने बात की है जो कि मछुआरों का घर हुआ करता था और वहां से ऑयल निकल आया था और जो ऑयल की पहली एक्सपोर्ट हुई थी 1969 में। और उससे जो पैसे आए थे वो उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए रख दिए, ना कि उनको सेविंग के लिए रख दिया। उन्होंने कहा कि इस पैसे से हमें और पैसे बनाने, क्योंकि उनको पता था ऑयल एक डिपेंडेंट चीज़ नहीं है, ऑयल एक आप कभी कभी खत्म हो सकता है और इससे हमें पीछे हटना है और ऐसी इकोनॉमी स्टेबल बनाने की चीज़ ढूंढनी है जिससे दुबई ऑयल से इंडिपेंडेंट हो जाए। और इसलिए उन्होंने बनाना शुरू कर दिए पोर्ट्स, जैसे कि जबले अली भी उसकी मिसाल है। दरअसल ये पोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी कंट्री में शिपमेंट और शिप्स का जो भी जहाज़ों का आन जान रहता है उसके लिए। और यही एक ऐसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आती है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि मोस्टली कंट्रीज टैक्स लगाते थे और मिडिल ईस्ट में काफ़ी शिपमेंट आ रही थी, तो इन्होंने एक टैक्स हेवन बना दिया, यानी कि इन्होंने 0% टैक्स कर दिया जितनी भी शिपमेंट आ रही थी। और इसलिए जितनी भी शिप्स थी वो सारी अट्रैक्ट हो गई यूएई की तरफ। और जबले अली पोर्ट जो बना था और एक और पोर्ट बना था वहीं पे, तो उस पोर्ट्स पे वो सारी शिप्स अट्रैक्ट हो गई और उन्होंने अपना इसको एज अ रिफ्यूलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और अपना एज अ रेस्ट पॉइंट भी रख लिया, क्योंकि यहाँ पर टैक्स कोई नहीं थे। और इससे उन्होंने दुबई की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी की पहली जो ट्रिक थी वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर शिपमेंट्स आना शुरू हो गई। अब क्योंकि शिप्स के भरोसे पे सारा मुल्क नहीं चल सकता कंट्री, क्योंकि दुबई की जो मोस्टली डिपेंडेंट है वो ऑयल पे थी और ऑयल से निकाल के इनको ऐसी चीज चाहिए थी जिससे ये पैसे कमा सकते थे, क्योंकि इन्होंने टैक्स हेवन बना दिया था तो शिपमेंट से इतना लार्ज चार्ज नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए दुबई ने अपनी ट्रिक नंबर 2 शुरू की कि जो पैसे कमाए थे ऑयल से, उससे यहाँ पर इन्होंने टूरिस्ट हब बनाना शुरू कर दिया, यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंटली जितने भी टूरिस्ट आते थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए चीजें शुरू कर दी, जो कि एक ट्रिक साबित हो जाता है कि लॉन्ग टर्म प्लान था। 2020 जो गुजरा है वहाँ पर ये पॉइंट आकर सक्सेसफुल हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत ही पहले हो चुके थे, जो कि राशिद बिन मखदूम थे उनके दौर में। उन्होंने सबसे पहले तो 1979 में जब अली पोर्ट बनाया और उसके बाद उन्होंने क्योंकि देखा कि जो दुबई है लोकेशन इतनी अच्छी लोकेशन है, इसका उसने प्रॉपर यूज निकाला है। दुबई में उन्होंने बनाया दुबई एयरपोर्ट, क्योंकि पीआईए उस वक्त काफी लार्ज एयरलाइन थी और जितनी भी फ्लाइट थे वो कराची से होकर गुजरते थे, इसलिए पीआईए को और बूस्ट मिल गया। लेकिन वो जितनी फ्लाइट्स कराची में अपना रेस्ट टेक ओवर करते थे वो चाहते थे दुबई में टेक ओवर रेस्ट करें, इसलिए उन्होंने दुबई एयरपोर्ट बनाया और एयरलाइंस को उन्होंने सहूलतें फराहम की, जिससे एयरलाइंस क्या हुआ, एयरलाइंस को अट्रैक्शन पड़ी और दुबई में अपना रहन सहन शुरू कर दिया। लेकिन ये काफी वो माइंडफुल काम नहीं था कि दुबई से कोई बहुत ज्यादा पैसे कमा सके, इसलिए उन्होंने अपने आप को टूरिस्ट हब बनाने के लिए अपनी एयरलाइन शुरू कर दी, एमिरेट्स एयरलाइन। और शुरू के जो दो उनके एयरप्लेन थे वो पीआईए से उन्होंने लीज पर लिए और अपनी एयरलाइन शुरू कर दी एमिरेट्स। और एमिरेट्स आज के दौर में दुनिया के वन ऑफ सक्सेसफुल एयरलाइन है, लेकिन उनको शुरुआत में काफी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी। इन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन के जरिए पैसेंजर्स लाना शुरू किए थे और दुबई को एक डेवलप्ड सिटी बनाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, पैसेंजर जब आते थे अपना ले ओवर करते थे दुबई में और देखते थे कि ये सिटी तो बड़ी अच्छी है, तो उसमें वो रहने सहने के लिए आना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे दुबई में टूरिज्म हद शुरू हो गया। और ये 1985 की बात। और एमिरेट्स को सक्सेसफुल बनाना इतना ईजी नहीं था, वो एयरलाइन इंडस्ट्री जहाँ पर पीआईए ऑलरेडी राज करती है वहाँ पर एमिरेट्स को शिफ्ट करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। उन्होंने सबसे पहले दुबई को एक टैक्स हेवन बनाना शुरू कर दिया और जितनी भी अट्रैक्शन थी, जो भी फॉरेन कंपनीज थी, उनसे इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता जैसे पैसेंजर आना शुरू हो गए, उनका ले ओवर दुबई
दुबई में बनना शुरू हो गया, तो दुबई को एक पॉपुलैरिटी मिल गई और दुबई जो है वो राइज करने लगा। इसमें बड़ा रोल हो जाता है मखदूम बिन राशिद का, जो कि उनका टेनियर था वो एक सक्सेसफुल टेनियर बनाने में बहुत ही जरूरी थे एमिरेट्स को खास करके, क्योंकि वो एमिरेट्स की बिगिनिंग थी, वो ऑलमोस्ट उनके टेनियर से 5 ईयर्स पहले हुई थी, तो उनकी एमिरेट्स की बेस तो शुरू हो गई थी, लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही जरूरी था। इसलिए एमिरेट्स ने आहिस्ता आहिस्ता प्लेन्स एक्वायर करना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता जो एमिरेट्स है वो बड़ी एयरलाइन बनना शुरू की। जितनी एमिरेट्स बड़ी एयरलाइन बनती रही, इस तरह उसकी डेस्टिनेशन भी इंक्रीज होती रही और एट द एंड ऑफ द डे एमिरेट्स आज दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस है और उसके बहुत ही ज़्यादा डेस्टिनेशन है, जिससे वर्ल्ड वाइड उनके पैसेंजर्स आते हैं, वो दुबई में अपने ले ओवर भी करते हैं और कुछ स्टे भी करते हैं, जिससे दुबई की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है और ट्रेंड आते हैं, टूरिज्म आता है तो उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उससे अर्निंग हो जाती है दुबई की। तो उसके बाद 1990 में राशिद बिन मखदूम की डेथ हो जाती है और उनका जो क्राउन है वो चेंज होता है, उनके सक्सेसर जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं मखदूम बिन राशिद, जो कि उन्हीं के बेटे थे। और उसके बाद उनका जो टेनियर है वो शुरू हो जाता है और उस टेनियर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई दुबई में, और जो मेन उनका टेनियर था वो उसके बाद आता है। लेकिन उससे पहले जो दुबई में जो उनकी बेस थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने में बड़ा हाथ है मखदूम बिन राशिद का, और उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए उसी वक्त, जैसे कि इसमें बुर्ज खलीफा भी है, वो भी एक प्रोजेक्ट उन्हीं के टेनियर में शुरू हुआ था। और इसके अलावा ये जो तीनों जनरेशन थी ये इन्होंने आपस में इकट्ठे काम करते थे, जो मोहम्मद बिन राशिद थे और मखदूम बिन राशिद थे और राशिद बिन मखदूम भी थे, ये सारे इकट्ठे काम करते थे, तभी जाकर दुबई एक बना। इन्होंने अपने टेनियर तो बाद में शुरू किया लेकिन वर्किंग इकट्ठी शुरू की है। और इसी तरह जो मोहम्मद मखदूम बिन राशिद का टेनियर था उसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट शुरू हुए दुबई में, और उनकी जो बुर्ज खलीफा उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 2004 में शुरू हुआ। फिर जब उनकी 2006 में डेथ हो जाती है किसकी, मखदूम बिन राशिद की, वो एक दुबई के लिए सैड डे था, लेकिन उसके बाद नया क्राउन आ जाता है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। मोहम्मद बिन राशिद एक बहुत ही सेंसिबल लीडर है और उन्होंने अपने भाई और बाप की जो भी लेगेसी थी उसको कंटिन्यू रखा। उनको पता था ये दुबई हमें ऐसे नहीं मिला, ये हमें बहुत ही मेहनत से मिला। उनसे पूछा भी गया था कि आप दुबई को क्या बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था मैं दुबई को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। और ऐसे लीडर्स ही होते हैं जो कि कंट्री को बहुत ही आगे लेकर जाते हैं। मखदूम बिन राशिद के टेनियर में शुरू हुआ बुर्ज खलीफा एक बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज था। इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग 800 मीटर ऊंची, और वो जो अपनी सेकंड ऊंची बिल्डिंग थी टेपी 101 उससे वो 62% ऊंची थी। तो इतनी ऊंची बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, और वो भी सहरा में। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी मेहनत की। उन्होंने जो भी टेक्निकल टीम थी वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल टीम हायर की, और उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्डिंग इधर बनेगी तो बनेगी। तो वो बिल्डिंग इतनी ऊंची थी, उसका मैं आपको ऐसा अंदाजा लगाऊं कि उसके मुकाबले में जितनी बिल्डिंग्स बनी हैं, चाहे आप जद्दा टावर कर लें या फिर दुबई क्रीक भी कर लें, ये दोनों अभी तक उसके मुकाबले में खड़ी होने की बेस तक नहीं बन सकी। इतनी वो डिफिकल्ट बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग फिर इनॉग्रेट होगी। इनॉग्रेशन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने की, उनके टेनियर का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट जिसकी उन्होंने इनॉग्रेशन की। और उसके बाद दुबई की जो राइज थी वो और बढ़ती रही। इतना बड़ा चैलेंज जो था उन्होंने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद दुबई आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म हब बनता रहा। वहाँ पर दुबई म्यूजियम बन गया, बुर्ज अल अरब बन गया, और बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स बन गई। बुर्ज अल अरब एक डिफिकल्ट बिल्डिंग थी, बड़ी डिफिकल्ट चैलेंज उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। बुर्ज अल अरब एक यूनिक सी बिल्डिंग है, बोट शेप टाइप की, और उसमें हेलीपैड भी बना हुआ है। तो एक वो डिफिकल्ट चैलेंज था, लेकिन उन्होंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद बुर्ज खलीफा बना, और उसका भी बहुत बड़ा चैलेंज था, वो भी उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। और दुबई आज आपके सामने है, वो दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग टूरिज्म हब है। और उसी को कॉपी करके सऊदीया भी, कतर भी, और अलग अलग कंट्रीज जो अरबियन कंट्रीज है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अपना टूरिज्म हब शुरू कर दे, क्योंकि उनको भी पता है ऑयल एक डिपेंडेंट चीज़ नहीं है, इंडिपेंडेंट चीज़ है। ऑयल पे आप पूरी जिंदगी डिपेंड नहीं रह सकते, आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। टूरिज्म की तरफ सारे जा रहे हैं, और ये दुबई ने उनको रास्ता तो दे दिया, आप उनको खुद ही ये रास्ता चुनना है। और दुबई का फ्यूचर क्या हो सकता है ये भी अगर आपको जानना है तो चैनल पे आप बने रह सकते हैं। दुबई की जो कंस्ट्रक्शन थी वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, उसके लिए बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करना पड़े, लेकिन उनके जो लीडरशिप थी वो बड़ी ग्रेट लीडरशिप थी, और ग्रेट लीडरशिप कैन मेक द नेशंस ग्रेट। हालांकि उनके मुनार्की रूल है, उनके किस्म की डिक्टेटरशिप है, लेकिन रॉयल डिक्टेटरशिप जिसको मुनार्की कहते हैं। और उन्होंने अपनी रॉयलशिप को भी संभाले रखा और दुबई को भी रॉयल बना दिया कि आज उनका जो रॉयल फैमिली है वन ऑफ द लीडिंग रॉयल फैमिलीज में से एक, और वन ऑफ द रिचेस्ट रॉयल फैमिलीज में से एक है। लेकिन उसके सक्सेस का एक रीजन है क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री को सक्सेस बनाने को ज़्यादा फोकस किया, और उसके लिए उनको भी सक्सेस मिल गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।